हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर इवोल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सुनो, इवोल्यूशन चैप्टर को ये मानो हम एक तरीके से पूरे अर्थ की, पूरे यूनिवर्स की, यहाँ तक कि अपने खुद की लाइफ की भी हम एक तरीके से हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, राइट। कि क्या क्या अपने पास चेंजेस हुए हैं, कैसे अर्थ बना है, कैसे यूनिवर्स बना है, कैसे स्टार बने हैं, यानी कि हम पूरे के पूरे एक तरीके से पास्ट में झांकने वाले हैं, राइट। अपनी पूरी लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पहली बार लाइफ आई है, क्या सेलुलर लाइफ थी, क्या नॉन सेलुलर लाइफ थी, कैसे कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, राइट। तो इस चैप्टर में एक तरीके से हम पूरे की पूरी हिस्ट्री की बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के अंदर। यही होता है हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो सुनो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ, यानी कि हमारे बेटा अर्थ पे जितनी भी तरीके की लाइफ फॉर्म्स है ना, कुछ भी तुम मान सकते हो, जितनी भी अलग अलग वैरायटी होगी लाइफ फॉर्म्स की, उन सब की हिस्ट्री के बारे में बेटा हम बात करेंगे। दैट इज़ योर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, राइट। इसका मतलब यानी कि बेटा अब तुम खुद ही बताओ, पहले के ज़माने के जो एनिमल्स थे काफ़ी अलग अलग थे। लाइक तुम डायनासोर को लगा के देख लो, अब देखो कितने अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं। पहले प्लांट्स भी अलग थे, एनिमल्स भी अलग थे, यानी कि अपने पास चेंजेस आ रहे हैं फ्लोरा के अंदर, फौना के अंदर, राइट। मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर हमें मिलते जा रहे हैं। देखो पहले के ज़माने में कुछ अलग थे, अब कुछ और है। तो बेटा एक तरीके से चेंजेस आ रहे हैं फ्लोरा फौना के अंदर ओवर अ मिलियन ईयर्स ऑफ द ऑन द अर्थ, राइट। इसका मतलब बेसिकली अगर हमें जानने की कैसे लाइफ आई है, उसको जानने से पहले हमें अर्थ के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे अर्थ बनी है, फिर उसके स्टार वगैरह कैसे, उसके अंदर गैलेक्सीज वगैरह सारी चीज़ें बनी हैं, राइट। यूनिवर्स वगैरह कैसे बनी, यानी हम ये सारे की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यही बेटा एक तरीके से हमारे पास इवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अगर जानना है तो हमें पहले बेटा पास्ट में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी यूनिवर्स की, अर्थ की, फिर अपनी बेटा हम लाइफ की बात करेंगे, राइट। तो सुनो, अपने पास आता है बेटा टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसका मतलब बेटा लाइफ हमारे पास कैसे आई है, उसको जानने से पहले आप एक चीज़ बताओ। हम बेटा जब भी आसमान के अंदर आसमान को देखते हैं ना, तो हमें वहाँ पे क्या दिखते हैं? काफ़ी सारे स्टार्स दिखते हैं, ठीक है, रात में। लेकिन बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि जो तारा आज आप देख रहे हो ना, वो तारा मिलियंस ऑफ ईयर्स बेटा पहले चला है, उसकी लाइट रेज आपके पास अब पड़ रही हैं। यानी कि बेटा एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पास्ट में झांक रहे हैं। वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट। मतलब ये जो तारा है ना आपके पास, इसकी जो रे है बेटा, आज आप लोग देख रहे हो उसको, लेकिन ये जो तारा है, हो सकता है बेटा 5 साल पहले इसकी लाइट निकली हो, जो कि आपके पास अब जाके पहुंची है, राइट। तो बेटा जब भी हम स्टार को देखते हैं रात में, ठीक है, तो एक तरीके से बेटा हम पास्ट में जाने की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखो, अब तुम्हारे पास किलोमीटर में तो तुम नापोगे नहीं, मून तक कितनी ज़्यादा तो दूर वही पड़ेगी तुम्हारी दूरी, है ना। स्टार्स भी काफ़ी दूर हैं। तो बेटा इस डिस्टेंस को हम किस यूनिट में नापेंगे, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। यानी जो भी स्टीलर डिस्टेंसेस होते हैं ना, उनको बेटा हम किसकी फॉर्म में मेज़र करेंगे? लाइट ईयर्स की फॉर्म में। यानी कि जो भी आज आप तारा देख रहे हो ना, उसकी लाइट बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक चली है, जो कि आज आपके पास दिख रही है, राइट। यानी ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर बेटा आपसे वो काफ़ी दूर थी, अब जाके वो आपके पास आई है, राइट। तो बेटा जब हम कोई चीज़ जो कि पहले पास्ट में थी और अब हम उसे प्रेजेंट में देख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वी आर पीपिंग इनटू द पास्ट, राइट। अब सुनो, ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड एज, राइट। अब सुनो, एक तरीके से जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो एक हमारा अपना एक यूनिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। बेटा हम सब जानते हैं जो यूनिवर्स है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। अगर बेटा मैं यूनिवर्स के अंदर अगर मैं अर्थ को देखना चाहूँ ना, तो वो एक बिंदु की तरह हम लोगों को दिखती है, राइट। तो एक तरीके से अर्थ आपको कैसे दिख रही है? एक स्पेक की तरह, एक बिंदु की तरह दिख रही है, ठीक है। अब जो ये यूनिवर्स है वो हमारे पास 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है, राइट। कितना साल पुराना है बेटा? 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड। ओके, आखिरकार आपके पास यूनिवर्स बना कैसे? तो बेटा जब आपके पास काफ़ी सारी गैलेक्सीज मिली हैं, फिर आपके पास क्या बना है? यूनिवर्स, राइट। अब इन गैलेक्सीज के अंदर क्या था? स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट, राइट। तो यानी कि आपके पास काफ़ी सारी बेटा पहले गैलेक्सीज आई, फिर उन्होंने जाके क्या बनाया? यूनिवर्स बनाया। फिर इन गैलेक्सीज के अंदर क्या था? स्टार, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, राइट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो तुम्हारे पास जो अर्थ है वो यूनिवर्स के अंदर कैसे दिखती है? एक स्पेक की तरह आप लोगों को दिखती है।
ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास एक थ्योरी आती है, नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा ये एक बड़े धमाके की बात करने वाले हैं, है ना। हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना है। तो एक ही थ्योरी है जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से आपके पास बनने वाली है ये चीज़, यूनिवर्स आपके पास बना है, राइट। तो सुनो, अपने पास एक सिंगल बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ जो कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, ठीक है। यूनिवर्स बेटा आप लोगों के पास कैसा था, काफ़ी एक्सपेंड हुआ एक तरीके से यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, उसके बाद सोचो ये यूनिवर्स है आपका, ठीक है। अब इस यूनिवर्स ने बेटा क्या, ये यूनिवर्स है आपका, ठीक है, ये एक्सपेंड हो गया। जैसे ही बेटा एक्सपेंड हो तुम खुद बताओ, पहले तो ये अंदर से गर्म होगा ना, फिर धीरे 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 करके जैसे ही एक्सपेंड हुआ अपने आप बेटा टेम्परेचर क्या हो गया, धीरे 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 कम आया होगा, है ना, कम हुआ होगा। फिर क्या होगी, हम तो बेटा हाइड्रोजन भी यूज़ करते हैं, हीलियम भी बेटा आप लोगों ने पढ़ी है। फिर धीरे धीरे बेटा आपके पास हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी, राइट। पीरियोडिक टेबल से याद रखें, नंबर 1 पे हाइड्रोजन, नंबर 2 पे हीलियम गैसेस बनी, राइट। इसके बाद जितने भी जो गैसेस थी ना आपके पास, अब देखो न्यूटन जी यहाँ पे आ गए हैं। न्यूटन जी ने लॉ दिया था ना ग्रेविटेशन का। तो सुनो, जैसी जो गैसेस थी वो कंडेंस हुई ग्रेविटेशन के अंदर, फिर उन्होंने क्या किया, गैलेक्सीज बनाई बेटा। तो इस तरीके से अपने पास क्या बना, प्रेजेंट डे का बेटा यूनिवर्स आप लोगों के पास बना। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, ये बेटा बोलती है कि हम बताएंगे आपको कि यूनिवर्स आप लोगों के पास कैसे बना है। कैसे बना है, एक बड़ा सा धमाका हुआ, ठीक है, जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, धीरे 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 करके टेम्परेचर आप लोगों का कम हुआ, फिर गैसेस बनी, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम। फिर जो गैसेस थी ग्रेविटी का वहाँ पे बेटा आ ही गया था, तो गैसेस क्या हो, कंडेंस हो गई। फिर क्या हो गई, अपने आप धीरे 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 करके गैलेक्सीज बेटा बन गई, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कौन सा, हमारी जो अर्थ है वो किसके अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर बेटा हमारी क्या है, अर्थ हमारी बेटा प्रेजेंट है, राइट। तो एक तरीके से अब बेटा यहाँ पे हो गई यूनिवर्स की बात खत्म। अब आती है बेटा अर्थ। अर्थ कैसे बनी है, तो बेटा हमारे पास 4.5 बिलियन ईयर बैक अपने पास अर्थ बनी है। तो देख लो 13.8 बिलियन ईयर क्या था तुम्हारा, यूनिवर्स, है ना। और अभी ही 4.5 बिलियन ईयर बैक ही आपके पास क्या बनी है, अर्थ। अब सुनो, अब जो बेटा अर्थ थी ना उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, यानी वहाँ पे कोई कुछ भी, कोई गैसेस वगैरह नहीं है, कोई क्लाउड वगैरह कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नो एटमॉस्फेयर एट ऑल। क्या क्या बेटा वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन सी गैसेस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। क्या आप लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हो, बिल्कुल नहीं। वाटर वेपर, हम लोगों को तो पानी चाहिए। तो धीरे 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 करके ना बेटा अब तुम्हारे पास चीज़ें बनेंगी जो कि बेटा हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट थी, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। कैसे रिलीज हो रही थी, ये अर्थ था, ठीक है। अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, मोल्टन मास, पिघला पिघला हुआ जो मास था ना उसके अंदर से बेटा 4 गैसेस निकल रही, 4 चीज़ें निकल रही थी। क्या क्या, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया। अब देखो गर्मी इतनी है तो पानी तो रहेगा नहीं, पानी उल्टा भाप बन के उड़ेगा ना, ठीक है। फिर बेटा हमारे सूरज देवता जी की एंट्री होती है, यूवी रेज आती हैं, वो यूवी रेज क्या करेंगी, पानी को बेटा तोड़ देती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, है ना। अब बेटा हाइड्रोजन अपने बेटा क्या है, फिट है ना, लाइट है, तो वो एस्केप हो गई, उड़ गई। लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ कंबाइन करके बेटा जी क्या बना दिया, पानी और CO2 और बाकी बेटा कुछ और बाकी की गैस उसने बना दी, राइट। अब सुनो, फिर बेटा अपने पास ओजोन बन गई। क्यों, ऑक्सीजन ऑलरेडी बन गई, साथ में फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जोड़ दी, क्या बन गई आपके पास, ओजोन लेयर बन गई, ठीक है। फिर बेटा जैसे ही पिघले मास के अंदर से सारी चीज़ें निकल रही थी, फिर धीरे धीरे करके आपके पास यूवी रेज आई, उसने पानी को तोड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन उड़ गई, ऑक्सीजन बेटा कंबाइन हो गई, ओजोन लेयर बन गई। फिर धीरे 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 करके ना आप लोगों के पास जो पानी था यानी जो वाटर वेपर था, अब बेटा उसका भी तो टेम्परेचर कम हो गया, तो बेटा वो बारिश के रूप में बरस गया, ठीक है। तो जो आज आप लोग देख रहे हो ना ओशन, नदी, मतलब कुछ भी पोखर वगैरह, लेक्स वगैरह अपने आसपास, नदी, ये सब सारी चीज़ें, वो सब किसका रिजल्ट है, उसी प्रोसेस का रिजल्ट है बेटा, राइट। तो यानी कि अब सुनो, हमारे पास अर्थ की भी अब चीज़ें हमें समझ आ गई कि भाई अर्थ अपने पास ऐसे बनी है। अब लाइफ कब आई, तो बेटा 4.5 बिलियन ईयर क्या बना बैक आपके पास, अर्थ। उसी के बेटा 500 मिलियन ईयर साल बाद आपके पास क्या बन गई, लाइफ बेटा आप लोगों के पास आ गई थी। यानी ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक आपके पास क्या आई, यहाँ पे अर्थ आपके पास बन गई,
ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन बनता है जो लाइफ है आखिरकार लाइफ आई कहाँ से है। तो बेटा पहले के ज़माने में, खैर अब भी आजकल लोग कुछ लोग इसको मानते हैं फेवरेट आइडिया, तो बेटा कुछ ग्रीक थिंकर्स थे, उनका क्या कहना था कि भाई जो लाइफ है ना, यानी जो ग्रीक थिंकर थे उनका मानना था जो लाइफ है वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में आई है। स्पोर्ट्स के फॉर्म में, तुम इतने बड़े बड़े इंसानों को सिर्फ स्पोर्ट्स बोल दिया, सोच रहे हो, स्पोर्ट्स के फॉर्म में लाइफ आई है। वो भी बेटा कुछ नहीं, हम लोगों ने गिफ्ट कर दिया। मान लो ये अर्थ है, मेरे पास स्पोर्ट्स है, मैं कोई दूसरा प्लेनेट हूँ, मैंने इस प्लेनेट में भी डाल दी, फिर ये स्पोर्ट्स दूसरे में भी डाल दिया, फिर यहाँ पे, यानी मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। कोई लॉजिक लग रहा है इस थ्योरी में? बिल्कुल भी नहीं ना। तो बेटा इस थ्योरी का स्पोर के तरीके से, स्पोर के फॉर्म में लाइफ आई अपने पास, ये बेटा आज भी लोग इसको रियल मानते हैं। कुछ कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसको बेटा फेवरेट आइडिया मानते हैं अपने लिए। तो इस थ्योरी का नाम क्या है? पैनस्पर्मिया। क्या नाम है? पैनस्पर्मिया। तुम्हारे स्पर्म को बेटा स्पोर बना के इन्होंने फेंक दिया, जो कि रियल नहीं है। इसके बाद बेटा जी इनसे भी अच्छे वाले साइंटिस्ट, उच्च कोटि के साइंटिस्ट अपने पास आते हैं। नाम है लुईस पास्चर। ठीक है, क्या नाम है? लुईस पास्चर। ये क्या कहते हैं बेटा जी? सड़ी गली चीज़ों से, गंदे भूसे से, कीचड़ से आपके पास बेटा ज़िंदगी आई है। सोच रहे हो आपकी ज़िंदगी कहाँ से निकल के आ गई? डिकेइंग, रॉटिंग मैटर से बेटा स्ट्रॉ, लाइक स्ट्रॉ क्या होगा? भूसा, मड, कीचड़, गंदी गंदी चीज़ों से बेटा आपके पास लाइफ आई है। कहते हैं अपने आप ही लाइफ बन जाती है। नाम दिया बेटा इस थ्योरी को स्पॉन्टेनियस थ्योरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के थ्रू। इम्पॉसिबल है, कोई सड़ी गली चीज़ों से कोई लाइफ बना सकता है? नहीं। इसने बेटा एक्सपेरिमेंट भी किया। इसने क्या दिमाग दिया आप लोगों के पास? इन्होंने बोला देखो, एक इन्होंने बेटा एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है, इस फ्लास्क के ऊपर बेटा ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, अंदर बेटा ने किल्ड ईस्ट डाल दिया, ठीक है। तो बेटा ये किल्ड ईस्ट से कोई भी लाइफ यहाँ पे नहीं आई। दूसरा इन्होंने एक फ्लास्क लिया, इसका ओपन है बेटा इस यहाँ पे, ठीक है, इसको क्लोज नहीं किया, इस फ्लास्क को ओपन है, अंदर क्या रखा? किल्ड ईस्ट। अब बेटा यहाँ पे लाइफ आ गई। ये तो मुझे भी पता थी बेटा, लाइफ आती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लेकिन ये तो बताओ जो ये किल्ड ईस्ट था वो कहाँ से पैदा हुआ? तो उन्होंने तो बेटा एक तरीके से वापस से उलझा दिया ना। तो लुईस पास्चर ने हमें ये तो बता दिया कि जब आप उसको क्लोज फ्लास्क में रखते हैं तो लाइफ नहीं आती, लेकिन जब आप उसको ओपन छोड़ देंगे तो लाइफ आ जाती है। लेकिन बेटा इन्होंने अभी भी ये नहीं बताया जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है, यानी जो किल्ड ईस्ट था वो कहाँ से बेटा बन के आया है, राइट। तो इसके बाद बेटा अपने साइंटिस्ट आते हैं ओपरेन और हेल्डेन, ठीक है। ओपरेन भाई साहब थे रशिया के, हेल्डेन थे बेटा इंग्लैंड के। ये बेटा पहले साइंटिस्ट थे। एक तरीके से उन्होंने एक थ्योरी दी है ना, एक मैकेनिज्म दिया है, इन्होंने एक थ्योरी दी है, बताया है कि किस तरीके से लाइफ आई है, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाते हैं हमारे आगे वाले साइंटिस्ट, नाम है मिलर्स, ठीक है। तो सुनो, ओपरेन और हेल्डेन ने क्या बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। ये तो हमें खैर पता है, ओके, बट आई कैसे? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, है ना। फिर क्या बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। नॉन लिविंग मतलब क्या? आरएनए, प्रोटीन, शुगर, फैट, पॉलीसेकेराइड, ये सब हो गए। ऑर्गेनिक कौन हो? अपन बेटा ऑर्गेनिक तो हैं, तो हम लोग कौन है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से। तो बेटा यानी फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन। देख रहे हो, तुम्हारी लाइफ केमिकल रिएक्शन हो के तुम बेटा पूरी ज़िंदगी तुम्हारी मिली है, तो बेटा इसको बोला गया केमिकल इवोल्यूशन। तो बेटा इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, इसको एक्सप्लेन किया विद एक्सपेरिमेंट, तो वो थे बेटा एस एल मिलर, ठीक है, 1953 में थे, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थ पे बेटा बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं था, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता था, है ना, कहीं भी वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कहीं भी कुछ भी स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी बेटा चीज़ें थी? अमोनिया, मीथेन, है ना, तो ये सारी आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट थी गैसेस। इसके अलावा वाटर वेपर था वहाँ पे, राइट। तो अब सुनो, अब बेटा जी ये साइंटिस्ट हमारे, पता ही है आपको, प्रूफ करने आए हैं, तो कैसे करेंगे? एक चीज़ बेटा, पहले के ज़माने में बेटा बिजली बहुत कड़कती थी, ठीक है, तो ये पूरा सेटअप इन्होंने एक लैबोरेटरी के अंदर किया। सबसे पहले बेटा इन्होंने एटमॉस्फेयर सेम वैसा बनाया प्रेजेंट डे में जैसे कि पहले रहा करता था, यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। इस फ्लास्क के अंदर बेटा कौन कौन सी गैसेस डाली? ये चार जो भी रटवाई थी, है ना, CH4, NH3, H2O यानी वाटर वेपर और हाइड्रोजन गैस आपके पास प्रेजेंट थी, राइट। फिर मैंने बोला टेम्परेचर बहुत हाई रहता था, हाँ जी, तो बेटा पानी को उबाल के कितना टेम्परेचर कर दिया? 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ देखो वैक्यूम पंप लगा रखा है, सारी की सारी जो गैस है यानी ऑक्सीजन वो सारी की सारी बाहर निकाल ली, क्योंकि गैसेस तो बेटा उस टाइम थी ही नहीं,
है ना। तो बेटा इन्होंने क्या किया, एक तरीके से सेटअप बनाया। फिर उन्होंने क्या देखा, धीरे 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 करके ना बेटा टेम्परेचर इतना हाई हो गया, है ना, सारी गैसेस आपके पास यहाँ कंडेंस हो गई। फिर क्या देखा, धीरे धीरे करके इनके पास शुगर बन गया। शुगर किसके अंदर प्रेजेंट था, डीएनए। फिर नाइट्रोजनस बेसिस बन गए, किसके अंदर होता है, डीएनए। फिर आपके पास क्या बने, फैट्स, पॉलीसेकेराइड, आरएनए। समझ में आ रहा है। यानी बेटा इन्हीं चीज़ों से आपके पास इनऑर्गेनिक चीज़ें बनी, फिर इनऑर्गेनिक चीज़ों से बेटा एक ज़िंदगी आपके पास आ जाएगी। तो ये होता है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे मिलन ने बेटा क्या किया, लैब के अंदर काम किया था। एक क्लोज फ्लास्क लिया, उसके अंदर बेटा CH4 हाइड्रोजन और तुम्हारे पास NH3 साथ में वाटर पेपर बेटा डाल दिए। क्या टेम्परेचर था, 800 डिग्री सेल्सियस। सोच रहे हो 50 डिग्री की गर्मी में बेटा हालत ख़राब हो जाती है, उस टाइम 800 डिग्री सेल्सियस था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 क्या हो गया, अमीनो एसिड्स बन गए। फिर ऐसे दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट, फैट्स, इनकी भी बेटा फॉर्मेशन अपने पास हो गई। इसके अलावा बेटा हमारे पास ना मेटेओराइट होते हैं, उल्का पिंड कभी जैसे गिर जाता है ना, तो हमने क्या देखा, जो मेटेओराइट्स हैं उनके ऊपर बेटा ऐसी प्रोटीन्स वगैरह की लेयर्स वगैरह प्रेजेंट है। तो इससे क्या समझ में आया, उनके पास भी क्या होते हैं बेटा, मेटेओराइट्स के पास भी कुछ कुछ ऐसी ही प्रोसेस हो रही हैं। इसका मतलब आज भी ये चीज़ें बेटा कहीं ना कहीं स्पेस के अंदर बेटा कहीं ना कहीं कंटिन्यू अभी भी है। यानी कि अभी भी इवोल्यूशन बेटा, केमिकल इवोल्यूशन कहीं ना कहीं तो चल रहा है, राइट। आगे आ जाओ जी। अब बेटा अब आती है बात कि सबसे पहले जो लाइफ आई, क्या वो सेलुलर थी, क्या वो नॉन सेलुलर थी, लाइफ से पहले कहाँ आई। तो सुनो, सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो थी बेटा नॉन सेलुलर। कैसी लाइफ थी, नॉन सेलुलर लाइफ थी, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला कि अपने पास पहले क्या बनी थी, इनऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें बनी हैं। अब बेटा एक बार में तो बन नहीं जाएंगी, फिलहाल हम क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, राइट। लेकिन जो पहली जो नॉन सेलुलर लाइफ थी ना, वो अपने पास बनी थी 3 बिलियन ईयर बैक। और उसके पास क्या था, आरएनए, प्रोटीन, फैट, पॉलीसेकेराइड, यानी भाई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, एक कैप्सूल की फॉर्म में थे, राइट। फिर यही बेटा अपने आप रिप्रोडक्शन करते थे, फिर अपने जैसे लोगों को और जन्म देते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके अपने पास आई पहली सेलुलर फॉर्म। क्या आई, पहली सेलुलर फॉर्म आई थी 2000 मिलियन ईयर एगो। अभी 2000 मिलियन ईयर एगो आई है अपने पास। ये कैसे थे, यूनिसेलुलर थे बेटा, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है। कहाँ पे आई, पानी, है ना, मछली जल की रानी, है ना। हम एक देख रहे हो, सोचने की बात है, हम सब बेटा पानी से निकल के आए हैं, आगे प्रूफ मिलेगा आपको इस चीज़ का। तो सबसे पहली लाइफ कहाँ आई, वाटर के अंदर आई। तो बेटा इस वर्जन को कहते हैं बायोजेनेसिस। बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोजेनेसिस, कंप्लीट। लेकिन बेटा आज भी एक अपने लिए एक फैसिनेटिंग स्टोरी है कि किस तरीके से अपने पास सेलुलर जो लाइफ थी ना, यूनी से मल्टी सेलुलर कैसे लाइफ बन गई। आज भी एक तरीके से ये सोचने वाली बात है, राइट। इस पर अभी भी रिसर्च वगैरह चल रही है कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है अपने पास, राइट। अब सुनो, अब आता है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। बेटा इसमें ना मनगढ़ंत थ्योरी दी गई है आपको, है ना, अपने पुरातन जमाने की। क्या बोला इन्होंने कि इस थ्योरी का पहले नाम सुन लो, स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल का मतलब अलग ही विचारधारा दी गई है बेटा, यहाँ पे अलग ही कॉनोटेशन दिए गए हैं। स्पेशल क्रिएशन, अलग ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच ली हैं इन्होंने। क्या बोला, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बेटा हम आज देख रहे हैं वो ऐसे ही हैं, सॉरी ऐसे ही थे जो कि हम आज देख रहे हैं। इम्पॉसिबल। पहले के लोग कैसे थे, अब के लोग कैसे हैं। एग्जाम्पल, पहले के लोग इतने लंबे लंबे होते, तगड़े तगड़े, आज के देख लो, कैंसल, है ना। नेक्स्ट वाला, उन्होंने बोला कि जो आज जो डाइवर्सिटी है ना, जितनी लिविंग फॉर्म्स है अलग अलग तरीके की, वो सेम रहेंगी आगे फ्यूचर में भी। पॉसिबल है। AI के ज़माने में कैसी बातें कर रहे हैं बताओ ये, है। तीसरा क्या बोला कि अर्थ बेटा अपने पास सिर्फ 400 साल पुरानी है। इम्पॉसिबल, 4000 साल पुरानी, सॉरी 4000 ईयर ओल्ड तो नहीं है बेटा। अपने पास कई सारे बेटा कंकाल मिले हैं, है ना, अलग अलग तरीके की लिविंग फॉर्म्स मिली हैं जो कि पहले रहा करती थी, कई सारी गुफाएं वगैरह मिली हैं, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वाली जो थ्योरी थी बेटा, तीनों की तीनों मतलब एक ही थ्योरी थी, इसके तीनों जो कॉनोटेशन थे उनको बेटा हमने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने माना ही नहीं। बट रिजेक्ट करने वाला था कौन बेटा, CD भाई साहब, चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। ये बेटा अपनी ट्रिप बनाने गए थे बेटा, सी वोयेज, है ना, ट्रिप ले रहे थे। उस जहाज़ का नाम क्या था,
HMS बीगल बेटा, क्या नाम था? HMS बीगल। इन्होंने क्या देखा बेटा सफ़र में जाते जाते कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं आपस में, और यही नहीं, रुको ज़रा, ये वाली जो सिमिलैरिटीज़ है ना, ये उनसे भी मैच करती हैं जो कि बेटा पहले ज़िंदा रहा करते थे। आज वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो पहले जो इनके पूर्वज थे ना, उनसे भी बेटा लगभग सेम है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ दे आर शेयरिंग। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ तो हैं, थोड़ी बहुत तो क्या वेरिएशन तो होंगी ही होंगी, अपने साथ तो है ही है। इसके अलावा जो बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले रहा करती थी, उनके अंदर भी बेटा वेरिएशंस, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ अब भी अपने पास है, ठीक है। और कुछ तो बेटा एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, एक्सटिंक्शन हो गया कई सारी लिविंग फॉर्म्स का, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से क्या अपने पास ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ है लाइफ फॉर्म्स का। अब सुनो, अब बेटा कोई भी पॉपुलेशन है, एग्जाम्पल बेटा आप लोग हो, 2 बच्चे लेते हैं, एक बच्चा है बेटा जिसके पास खूब सारा पैसा है, अच्छे से बेटा वो ट्यूशन फीस वगैरह अफोर्ड कर सकता है, एक है जिसके पास नहीं है। तुम खुद बता दो किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी पढ़ाई में? जिसके पास रिसोर्सेज होंगे। तो सुनो, अपनी पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। कैसे हो सकते हैं? क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, ये सब। अगर बेटा सबको अच्छे मिले तो बेटा पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वो अच्छे से रिप्रोडक्शन करेंगे, अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे। जिसके पास नहीं हुई उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पे फिटनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो किसी इंडिविजुअल की या फिर किसी पॉपुलेशन की। मतलब डार्विन के अकॉर्डिंग बेटा इस फिटनेस को बोला रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नॉर्मल सी बात है, अगर बेटा आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहोगे तो ही तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। तो आप लोग क्या हो, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव फिटनेस के अंदर आ रहे हैं। ओके, इसका मतलब जो भी इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर पाएगा और खूब सारी बेटा प्रोजेनी छोड़ पाएगा, बच्चे छोड़ पाएगा, वो बेटा एक तरीके से भगवान के थ्रू सिलेक्ट किया जा रहा है, सिलेक्ट बाय नेचर। तो क्या मैं इसको नेचुरल सिलेक्शन बोल सकती हूँ? बिल्कुल। तो बेटा इसमें डार्विन यही बोलते हैं कि जो भी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है, जिसके पास अवेलेबल है, वो अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, उसके पास खूब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो जाएंगे, वो फिटनेस मिल जाएगी उनको। तो इसको भगवान ने एक तरह से क्या किया, खुद सेलेक्ट किया है, तो नेचुरल सिलेक्शन अपने पास हो जाएगा। यही बेटा इवोल्यूशन का मैकेनिज्म भी बताता है, यानी इवोल्यूशन कैसे चलता है। तो यही मैकेनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर खुद सिलेक्ट करेगी, राइट। इसके बाद बेटा इस साइंटिस्ट की बेटा बात को प्रूफ किया एक और साइंटिस्ट ने, नाम थे एल्फ्रेड वॉलिस। वॉलिस बोलो पता नहीं। ये भी क्या थे बेटा, नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने बेटा काम किया मैले आर्चिपेलागो पे। इन्होंने सेम वही डेटा दिया उठा के, सेम वही कंक्लूजन पे आए जो बेटा डार्विन कहा करता था। मतलब अपनी सिमिलैरिटीज़ हैं कई सारे एंसेस्टर के साथ, है ना। ये एंसेस्टर बेटा कभी ना कभी प्रेजेंट थे अपनी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर, अलग अलग पीरियड में, अलग अलग एराज में प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये तो प्रूफ होता है कि अपनी अर्थ 4000 साल पुरानी तो नहीं है ना। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पहले नहीं थे अब भी हमसे मिल रही हैं। यानी एक तरीके से हमने क्या किया, ब्रिज बना दिया ना एंसेस्टर अपने बीच में। आज भी हम उनकी क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सुनो आगे देखो, अब बेटा आता है, चलो ठीक है हमने मान लिया इवोल्यूशन हुआ है, प्रूफ ला के दिखाओ। मैं जनता प्रूफ मांगती है ना, बायो वाले स्टूडेंट प्रूफ मांग रहे हैं। अब बेटा हम देंगे प्रूफ। कैसे? आप लोगों ने सुना होगा अपनी बेटा धरती बार बार उजड़ती रहती है, ख़त्म होती रहती है ना। तो मान लो पहली बार यहाँ बनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ वाली बेटा प्रेजेंट वाली अभी फ़िलहाल अर्थ है, राइट। तो मानो फर्स्ट वाली पे आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म मरा, तो वो ऑर्गेनिज्म बेटा दफन कहाँ हुआ होगा, इसी वाली अर्थ पे हुआ होगा। फिर दोबारा एक अर्थ बनी, है ना, दोबारा लेयर्स वगैरह सेडिमेंट्स आई डिफरेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर। फिर यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ऐसी बेटा कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो बेटा हमें क्या मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं। हम कहते हैं ना हमें वहाँ से ये ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ ना कुछ फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, हार्ड पार्ट्स होते हैं बेटा, लाइक हड्डी वगैरह हो गई, है ना। तो बेटा रॉक्स के थ्रू, बेटा सेडिमेंट्स के थ्रू हमने क्या देखा, क्रॉस सेक्शन देखा हमने अर्थ क्रस्ट का, जिसमें बेटा डिफरेंट एज रॉक के वहाँ पे प्रेजेंट है सेडिमेंट्स। उसके अंदर बेटा अलग अलग लाइफ फॉर्म्स मिल रहे, कोई यहाँ पे अलग लाइफ फॉर्म है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो बेटा कभी ना कभी वो मर गए, फिर उनके बेटा वहाँ पे क्या हो गई, वहीं पर उनकी डेथ हुई है, तो वहीं पर बेटा वो लोग जम गए हैं, फिर उनको बाद में निकाला गया है,
फॉसिल्स के रूप में, तो बेटा इस तरीके की चीज़ को बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। एग्जाम्पल डायनासोर। अब देखो चीज़ें पुरानी तो नहीं है, डायनासोर मेरा मतलब मनोरंजन नहीं है, डायनासोर रियल में रहा करते थे। अब हमें डायनासोर मिलते भी नहीं है, लेकिन हमें उनके क्या मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं ना। तो ये क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस अपने पास हो गए। इसके बाद बेटा आते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, कि भाई इवोल्यूशन के अंदर हमने एम्ब्रियो को कैसे सपोर्ट दिया। सुनना मज़े की बात है बेटा, एक अर्नस्ट हैकल थे, है ना, ये हैक करते थे बेटा हर चीज़ को। इन्होंने क्या देखा कि अपने पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये बेटा आप मम्मा के अंदर हो, ये रे, ठीक है, आपके अंदर बेटा गिल्स प्रेजेंट थे, अभी भी होते हैं। कुछ जान के हैरानी हुई? हाँ जी, अपने पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन गिल्स किसको चाहिए, जो कि पानी में रहते हैं, लेकिन हम तो बेटा पानी में रहते ही नहीं ना। तो तुम्हें मैंने अभी समझाया था ना कि लाइफ कहाँ से आई है, वाटर से। तो यानी कि हमें सपोर्ट करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ चीज़ें तो अभी भी प्रेजेंट अपने अंदर हैं, तो यानी वो भी क्या एक सपोर्ट है इवोल्यूशन के लिए। तो बेटा मतलब कि जितने भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनके पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जो कि एम्ब्रियो स्टेज में तो प्रेजेंट होंगे लेकिन अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा फंक्शन किसके अंदर होंगे, फिश के अंदर। फिश को रहना है बेटा पानी में, अपने को थोड़ी ना रहना है, अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट है, इनके बड़े भाई कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ये क्या कहते हैं कि भाई जो एम्ब्रियो की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो कभी भी अडल्ट स्टेज में पास नहीं करती। ठीक है, इसके बाद सुनो, अपने पास बेटा आती कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। बेटा हम जब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को बेटा कंपेयर करते हैं ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, आज के या जो पहले रहा करते थे, तो बेटा हम एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं, है ना। अपने पास डिफरेंट चीज़ें निकल के आती हैं। क्या? सुनो, तुम्हारे पास, चलो एग्जाम्पल डायग्राम से समझा देती हूँ, एक बार रुको। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। देखो बेटा अपने पास एक है मैन, ठीक है, उसकी बेटा हड्डियाँ ये दिख रही होंगी आपको। फिर है बेटा चीता की बेटा हड्डियाँ देख लो हाथों की। फिर है बेटा वेल, इनकी बेटा फॉरलिम की देख लो। फिर है बेटा बैट। अब एक चीज़ बताऊँ, इनके पास रेडियस, अल्ना, है ना, तुम्हारे पास उसके पास क्या होगा, फेलेंजिस, मेटाफेलेंजिस, कार्पल्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर बेटा सेम है। यानी मैन, चीता, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हो गई ना, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, सेम, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट। मैन का काम क्या है बेटा, हाथों को यूज़ करना, है ना, चलने के लिए, फिरने के लिए, कुछ भी, है ना। चीता का क्या है बेटा, दौड़ने के लिए। वेल का क्या है, स्विमिंग करने के लिए। बैट का क्या है, उड़ने के लिए, कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, राइट। तो बेटा जब अपने पास एक तरीके से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, मतलब हम एक तरीके से थे यहीं पे, मान लो ये एक बेटा पूर्वज रहा होगा, ठीक है, इसके कई सारे बेटा बच्चे पैदा हुए, इन्होंने बेटा एक बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए पानी के अंदर, ठीक है, तो उसको किसकी जरूरत पड़ गई, फिश को किसकी जरूरत पड़ेगी, फिन्स की। इसके एक को और भेज दिया बेटा बादल में वहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, आसमान में, पंखों की, राइट। तो बेटा एक तरीके से अपने पास जब एक ज्योग्राफिकल एरिया से लोग अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो गए अपने फंक्शंस परफॉर्म्स करने के लिए अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, उसको बोलते डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि उनके एंसेस्टर बेटा सेम रहे हैं, लेकिन आगे जाके बेटा उन्होंने क्या करी, डायरेक्शन अपनी चेंज कर दी। एग्जाम्पल वेल, बैट, चीता, ह्यूमंस, इन सब की सिमिलैरिटीज है किस वे में, इनके पास ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, सारे ही स्ट्रक्चर सेम है। यानी दे आर एनाटॉमिकली सेम, बट उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट। क्यों? क्योंकि बेटा वो अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो गए अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मतलब सोचने की बात है, कहते हैं ना हम एक तरीके से डाइवर्ट हो गए, यानी अपने रास्ते पे भटक गए, डिफरेंट डायरेक्शन में चले गए, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और होमो मतलब क्या होता है, सेम। तो यानी सेम क्या है, स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्या है, अपने पास डिफरेंट क्या होगा, फंक्शन। तो बेटा इसको रट्टा कैसे मारोगे, होमोलोगस और डाइवर्जेंट को, तो HD मूवी देखते हो, बिल्कुल, तो H से होमोलोगस, D से डाइवर्जेंट, तो ये याद रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा इसका और
हार्ट और ब्रेन। देखो अपने पास वहाँ पे हार्ट और ब्रेन दूसरा एग्जाम्पल हो गया। देन क्या है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स। बेटा इनका क्या स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनके फंक्शन क्या है आपके पास, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके पास बेटा अब अपोजिट चीज़ें आती हैं हमारे पास। सुनो बेटा, तुम्हारे पास है बटरफ्लाई, उसके बेटा पंख है। ठीक है, एक तुम्हारे पास बर्ड, उसके भी बेटा क्या है, पंख है। वो दिखने में तो क्या है, एक तरीके से उनका क्या है, वहाँ पे उनका फंक्शन क्या होता है, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट। तो बेटा जब अपने पास एक तरीके से क्या हुआ, सेम क्या हो गया फंक्शन, डिफरेंट क्या हो गया स्ट्रक्चर, ऐसे वाले इवोल्यूशन को बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कि अपने पास जब डिफरेंट डायरेक्शन से ना एक ही फंक्शन के लिए बहुत सारे लोग इवॉल्व हो गए, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स को क्या बोलेंगे, एनालॉगस। क्या बोलेंगे, एनालॉगस। रट्टा कैसे मारोगे, CA, चार्टेड अकाउंटेंट। C से कन्वर्जेंट, A से एनालॉगस। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आई ऑफ ऑक्टोपस। बेटा मेरी आँख है, किसी मैमल की आँख है, किसी भी इंसान की लगा लो, काम क्या है, देखने का, यानी फंक्शन क्या है उन लोगों का, सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डिफरेंट, लेकिन बेटा फंक्शन क्या है उन लोगों का, सेम। इसके अलावा बेटा स्वीट पोटैटो और पोटैटो, इनका बेटा स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट, फंक्शन क्या है, सेम। दोनों का काम क्या है, खाने को स्टोर करना। क्लियर, राइट। इसके लिए बेटा हमने ना अलग अलग जब ऑर्गेनिज्म देखे, हमने क्या देखा भाई, इसके अंदर भी प्रोटीन का एक ही फंक्शन है, इसके अंदर भी जीन वही काम कर रहा है ना। जो प्रोटीन मेरे अंदर बेटा कुछ कर रहा होगा, वो आपके अंदर भी वही चीज़ सेम कर रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है भाई कॉमन हमारे क्या रहे हैं, एंसेस्टर कॉमन अपने पास रहे हैं। समझ में आया, आगे सुनो। अब बेटा इंसानों की बेटा बात होने वाली है, तारीफ होने वाली है ना। तुमने देखा होगा पिटबुल, है ना, जर्मन शेफर्ड, अलग अलग डॉग्स के नाम सुनोगे, ब्रीड देखी है आपने उनकी। क्या वो रियल में भगवान ने बनाई है, नहीं ना। हमने क्या किया, उनको आर्टिफिशियली क्रॉस करवाया ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू, राइट। तुम्हें पता है अगर हम लोग ऐसे ही बेटा करते रहेंगे एक तरीके से 100 सालों तक भी, तो बेटा इंसान इतनी अलग अलग स्पीशीज़ बना देगा, इतनी डिफरेंट ब्रीड बना देगा ना, जितना बेटा भगवान लाखों सालों में नहीं बना पाया। हमने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया, है ना। तो बेटा मैन क्या करवा रहे, ब्रीडिंग करवा रहे हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स में, क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, तो एक ये टेंशन की बात है। अपने आप को इतना भी बेटा हमें नहीं करना चाहिए कि हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगर हम यही करते रहे ना, तो हम इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग करवा देंगे, इतनी अलग अलग स्पीशीज़ बन जाएंगे, जितना कि बेटा भगवान खुद ही नहीं बना पाए लाखों सालों में। ठीक है, इसके बाद बेटा अपने पास आता टॉपिक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का। सुनो ये क्या कहता है बेटा, अपने पास क्या थी, अपने पास एक ये चीज़ सुनो, यहाँ पे सुनो, ये बेटा 1920 लंदन मूवी देखना, एक है 1850 का केस। ठीक है, अब 1850 देखो पॉल्यूशन कब बढ़ा है, आगे आते 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 आते, ठीक है, यानी यहाँ पे पॉल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पे पॉल्यूशन क्या होगा, कम। ठीक है, राइट। क्यों, क्योंकि बेटा इस टाइम पे इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, कंपनी तो थी नहीं, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, धीरे धीरे बेटा क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या बोला, एक पेड़ था अपने पास, क्या था, पेड़, यहाँ पे भी लगा लो वही पेड़, कम कंपेयर करेंगे। ठीक है, उस टाइम पॉल्यूशन क्या था, कम, तो बेटा जो पेड़ का जो तना था ना, वो काफ़ी गोरा गोरा था, मतलब काला काला नहीं था। लेकिन जैसे पॉल्यूशन हुआ तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। ठीक है, ओके। अब बेटा अपने पास एक होती है मॉथ, MOTH, एक मॉथ थी बेटा वाइट कलर की। ठीक है, एक मॉथ थी बेटा अपने पास ब्लैक कलर की। सेम यहाँ पे भी एक है बेटा वाइट, एक है अपने पास ब्लैक यानी कि डार्क कलर की। ठीक है, अब तुम मुझे खुद बता दो, जहाँ पॉल्यूशन नहीं है उसका तना कैसा है, गोरा गोरा यानी कि डार्क नहीं है। अब ये मॉथ क्या है बेटा, एक तरीके से एक इंसेक्ट मान लो, वो इस पर बेटा बैठेगा आके, तो तुम खुद बताओ प्रेडेटर यानी जो शिकारी है वो किसको अपना शिकार बनाएगा, वाइट वाले को या ब्लैक वाले को, ऑफ कोर्स ब्लैक वाले को। क्यों, क्योंकि जो वाइट वाला है वो यहाँ पे कैमोफ्लेज हो गया। कैमोफ्लेज का मतलब उसी के अंदर बेटा छुप गया, उसको बेटा शिकारी देख ही नहीं पाया, क्योंकि उसका कलर उसके बैकग्राउंड के अंदर क्या हो गया, मैच हो गया, है ना। लेकिन जो कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड था, जो ब्लैक वाला था, वो दूर से पीछे ना, तो पॉपुलेशन किसकी कम हुई, ब्लैक वाले की, और पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा हुई, वाइट वाले की। अब इधर आओ,
1920 के टाइम भी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पास पेड़ सेम वही है, लेकिन पॉल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डार्क कलर का हो गया है। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे वाइट वाला ज़्यादा रहेगा या फिर ब्लैक वाला? ऑफ कोर्स ब्लैक वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा बैकग्राउंड क्या है, ऑलरेडी ब्लैक, और ब्लैक क्या होंगे, ये एक तरीके से क्या होंगे, ये दोनों छुप जाएंगे। अब शिकारी किसको बेटा पहले छुएगा, वाइट वाले को। किसको ख़त्म करेगा, वाइट वाले, क्योंकि वो दूर से बेटा वो चीज़ें वहाँ पे दिख रही हैं। देखो ये वाला बिफोर, एक तरीके से क्या हो गया आपके पास, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। ये वाला आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिफोर वाले में बेटा क्या देखा हम लोगों ने कि अपने पास जो ट्री का जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी लाइट था, लेकिन इसमें क्या काफ़ी डार्क है, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बेटा मौत हो गई, ठीक है। तो सुनो, इसमें बेटा हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेडेटर उसी मौत को स्पॉट करता था जो कि उस बैकग्राउंड के अपोजिट हुआ करता था, राइट। जैसे कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो ट्री ट्रंक था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था ड्यू टू पॉल्यूशन, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा किसको ज़्यादा पकड़ा जाता था, वाइट विंग्ड मौत को। क्यों? क्योंकि बेटा वाइट वाला तो दूर से दिख जाता था कि भाई हाँ शिकार बैठा है, शिकारी उसको खा लेता था, राइट। तो बेटा पहले वाले में क्या था केस, इसका जस्ट अपोजिट। उस टाइम क्या था, ट्री का ट्रंक भी क्या था, गोरा 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 गोरा, और वाइट विंग मौत क्या थी, वो भी गोरी गोरी गोरी। तो बचेगा कौन, वाइट वाला। ख़त्म कौन होएगा, ब्लैक वाला, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास ना लाइकन्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइकन्स। ये लाइकन्स बेटा पूरे जो ट्री को बेटा कवर करके रखते हैं, ठीक है। जहाँ पे बेटा हमारे पास लाइकन्स मिलते हैं ना, समझ जाओ वहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। तो लाइकन एक तरीके से अपने पास क्या पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जो कि मैं बताते हैं अगर जहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पे प्रेजेंट नहीं है समझ जाओ पॉल्यूशन वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मौत बेटा क्या करती थी, कैमोफ्लेज करती थी, अपने आप को बेटा उसी बैकग्राउंड में हाइड कर लेते थे, ठीक है। अब सुनो, अब बेटा एक चीज़ याद रखना, कभी भी नेचर में पूरा का पूरा वेरिएंट कभी भी ख़त्म नहीं होता। आगे सुनो, अब बेटा एक्सेस यूज़ करे हुए आप किसी भी चीज़ का तो वो नुकसान ही देगा, है ना। खेतों में आपने हर्बिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा डाल दिए तो क्या होगा, आप जिसको ख़त्म करने चाह रहे थे वो और रेजिस्टेंट हो जाएंगे, पावरफुल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। एग्जाम्पल, एक माइक्रोब है, आप उस माइक्रोब के अगेंस्ट काफ़ी बार आप उसको दवाई दे रहे हो, दवाई मतलब एंटीबॉडीज़ दे रहे हो मारने के लिए, एंटीबायोटिक्स, क्या होगा, उसको और शक्ति मिल जाएगी, एक तरीके से उसको आदत पड़ जाएगी। अब एक ढीठ है, एक बच्चे को आप लोग कितना ही मारो 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 मारो, एक टाइम के बाद वो पढ़ना ही छोड़ देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक इंसान है, उस इंसान को आप बार बार जहर देते रहो ना, तो बेटा कुछ टाइम बाद वो उसको जहर का उस पर असर पड़ेगा ही नहीं। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या सेल बना रहे हैं, जो कि बेटा भगवान तो बनाता सेंचुरीज में, हमने बेटा सालों में छुटकारा कर दिया। हमने वो चीज़ सालों में, कुछ महीनों में बेटा बना के दे दी, ठीक है। तो ऐसे इवोल्यूशन को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, राइट। अब ये बेटा एक जो प्रोसेस हुई ना हमारे पास, जो एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस हुई वो बाई चांस हुई है नेचर में, बाई चांस म्यूटेशन हुई है, ठीक है। आगे आओ, अब आते बेटा अडप्टिव रेडिएशन। डार्विन जी का सफ़र यहाँ बेटा ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो सफ़र बेटा उनका स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। तो ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन बेटा गए गोलगप्पे खाने इन गैलापागोस आइलैंड। कहाँ गए, गैलापागोस आइलैंड। उन्होंने क्या देखा कि भाई बहुत अलग अलग तरीके के आपके पास क्या बर्ड है, क्या है, बर्ड है, ठीक है ना। अब उन बर्ड को बेटा नाम दे दिया डार्विन फिंचेस। देख लो, बर्ड किसके, भगवान के, नाम दे दिया आपने डार्विन फिंचेस, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, एक ही एरिया के अंदर आपके पास जो बर्ड है ना उसके अलग अलग बीक्स है, किसी की बीक कैसी है, किसी की बीक अलग है। एग्जाम्पल, मान लो ये आपके पास एक पूर्वज रहा होगा, इसके काफ़ी सारे बच्चे हुए होंगे, तो एक बच्चा मान लो वो एक हैबिटेट में चला गया, वो खाता था सिर्फ और सिर्फ, उसको मिलता था वेजिटेरियन, तो उसकी बीक अलग थी। एक था जिसको मिलता था नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, एक जिसको मिलता था इंसेक्ट्स खाने को। तो सबकी बीक अपनी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिफरेंट लोकेशन में क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो बेटा ओरिजिनल क्या था, सीड खाता था बेटा पूर्वज, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी बीक्स चेंज हो गई। वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में तो सेम था, लेकिन अलग अलग एरिया में बेटा वो लोग अडप्ट हो गए ड्यू टू अपनी नीड्स। इसी को बोलते हैं अडप्टिव रेडिएशन। इसका बेटा दूसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन मार्supial। ये क्या था, देखो ये जब मार्supial रेडिएशन हुई ना, तो कोई टाइगर कैट बन गया, कोई बैंडिकूट बन गया, कोई मार्supial मोल बन गया, कोई ग्लाइडर बन गया, कोई टैस्मेनियन वॉल्फ बन गया। ये कौन सी, ये कहाँ पे हुई थी, मार्supial रेडिएशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो ये बेटा
अब सुनो, एक और चीज़ आती है आपके पास, जब बेटा एक ही जगह पे दो अडप्टिव रेडिएशन हो, एक ये, ऐसी वाली चीज़ों को बोलेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी कन्वर्जेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था? सेम क्या था? फंक्शन। डिफरेंट क्या था? स्ट्रक्चर। समझा दूं जी, आपके पास बेटा भेड़िया है, इसका भी चीर फाड़ का काम है, ये वाला इसका भी चीर फाड़ का काम है। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट। फंक्शन क्या है? सेम। समझ में आ रहा है ना? इसका बेटा चूहे का काम क्या है? कुतु 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 चीज़ों को ख़राब करना। इसका काम क्या है? सेम वही वाली चीज़ है। तो बेटा एक अपने पास है ऑस्ट्रेलियन मार्supial की रेडिएशन हुई एक ही जगह पे, है ना। एक है प्लेसेंटा मैमल्स, उसकी भी वहीं पे रेडिएशन हुई। तो बेटा जब एक ही जगह पे दो रेडिएशन होती हैं उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल टेस्मेनियन वॉल्फ और अपने पास प्लेसेंटल वॉल्फ। तो स्टार्ट करना है हमें बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से। सुनो, अभी हमने क्या देखा था लास्ट पार्ट में कि भाई नेचुरल सिलेक्शन की एक थ्योरी दी गई थी, डार्विन ने बोला था, राइट। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि जो इवोल्यूशन है वो किसके थ्रू होगा? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होगा। लेकिन बेटा हम लोगों की जो ज़िंदगी है वो सेल से बनी है, राइट। यानी हम लोग क्या बेटा, सेलुलर लाइफ है हमारी, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। अब सुनो बेटा, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, राइट। कि ये कैपेबिलिटी किस बात में है देखना भी, सबकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी डिफरेंट है। हो सकता है इस स्पीशीज़ की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी अलग हो, उस वाली स्पीशीज़ की कैपेबिलिटी अलग हो, राइट। तो सुनो, यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप लोग समझोगे। बेटा माइक्रोब्स होते हैं हमारे पास, है ना, चुन्नू माइक्रोब्स जो आप लोगों के पास है ना, वो बेटा कुछ ही घंटों में मिलियंस में बेटा अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। तो उनकी कितनी ज़्यादा मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी है, राइट। अगर बेटा मैं अपनी बात करूं, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनकी लाइफ स्पेन कितनी है? 80, 60, 100 मानो। उसमें बेटा वो कितनी प्रजनन देते हैं? 2 to 3, 4 to 5 लास्ट। अब तुम देख रहे हो, यानी सबकी कैपेबिलिटी क्या है? डिफरेंट है। अगर बेटा मैं माइक्रोब्स की बात करूं तो वो बेटा कुछ ही घंटों में मल्टीप्लाई करके मिलियंस में बेटा अपनी प्रजनन को बना देते हैं, राइट। अगर बेटा हम एक एग्जांपल लेके चलें, सुनो, अपने पास ना एक यहाँ पे एक मैंने कल्चर मीडियम रखा है, राइट। इसके पास मान लो यहाँ पे मैंने कुछ खाना रख रखा है, ओके। अंदर बेटा अपने पास है कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया कॉलोनी जो है उसका नाम रख देते हैं ए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर जो खाना था वो मैंने चेंज कर दिया, मैंने खाना दूसरा रख दिया, तो बेटा कुछ वेट अ मिनट, तो मैंने क्या कहा, मानो यहाँ पे मैंने माइक्रोब्स मैंने यहाँ पे बहुत सारे रख रखे हैं, उनके पास बेटा मैंने खाना दे रखा है। मान लो यहाँ पे बेटा मैंने दिए उसको समोसे खाने को दिए हैं, राइट, है ना। अब ये इस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया का नाम है ए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस कल्चर मीडियम में खाना मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने रख दिया बेटा भटूरे। तो बेटा इन कॉलोनी में से जो बैक्टीरिया थे ना, कुछ तो बेटा जी जाएंगे, कुछ तो बेटा सर्वाइव कर लेंगे, उस खाने को खा लेंगे, कुछ बेटा नहीं रह पाएंगे। तो एक तरीके से अब जो पहले पॉपुलेशन थी ए, अब उसमें से कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाए, तो मैं उस पॉपुलेशन का नाम रखूँगी बी। अब बेटा यानी कि इससे मैं क्या समझ में आया, जो पॉपुलेशन बी की जो फिटनेस है वो ज़्यादा बेटर किससे है? ए से, क्योंकि बी वाले बेटा बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को बदल पाए, एनवायरनमेंट में रह पाए, सर्वाइव कर पाए। तो यानी कि अपने पास जेनेटिक बेसिस होता है बेटा, यानी फिटनेस एक तरीके से क्या है? एंड रिजल्ट है, जिससे हम अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो देख लो मैंने क्या कहा भाई, डार्विन जी ने क्या कहा था भाई, नेचुरल सिलेक्शन होगा, हाँ जी। फिर मैंने कहा हमने अपने पास डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं, सबकी लाइफ साइकिल क्या होती है? डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल माइक्रोब कुछ ही टाइम में कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे? काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो मान लो अपने पास एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है जिसका है पॉपुलेशन का नाम ए, राइट। मैंने बेटा उनके पास कुछ मीडियम दे दिया कुछ खाने को, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या करा, उस मीडियम के अंदर कुछ ना कुछ मैंने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब कुछ तो बेटा उसमें सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो सर्वाइव करेंगे उस पॉपुलेशन का नाम क्या होगा? पॉपुलेशन बी। एक तरीके से अपने पास जो पॉपुलेशन बी है वो नई स्पीशीज़ बन के आई है न्यू कंडीशन में। तो बेटा अपने पास क्या आ गई? न्यू स्पीशीज़, कुछ ही दिनों में आ गई, राइट। अगर बेटा मैं लगा के चलूँ फिश के लिए, राइट, तो इसका मतलब अपने पास क्या है? फिटनेस जो बी की है वो बेटर है, क्योंकि वो नई एक स्पीशीज़ बन के अपने पास आई है, राइट। तो फिटनेस क्या हो गया? एंड रिजल्ट हो गया अपने पास अडेप्ट होने का, सिलेक्ट होने का बाय द नेचर। इसके बाद अपने पास आते ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन के बेटा दो की कॉन्सेप्ट दिए गए हैं डार्विनियन ने,
ठीक है। अब सुनो, अपने पास क्या है, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है लेमार्क। ये बेटा नेचुरलिस्ट थे, ये बेटा फ्रांस के थे, राइट। तो फ्रेंच नेचुरलिस्ट लेमार्क थे। ये क्या कहते हैं कि जो इवोल्यूशन है ना वो तभी ही होगा अगर आप किसी चीज़ का यूज़ करोगे तो वो आपके साथ रहने वाली है, अगर आपने उसका डिसयूज़ किया तो आपके पास नहीं होगी। बेटा तुम दिन रात दिमाग को यूज़ कर रहे हो, हैं, ऐसा थोड़ी है तुम तो बार बार दिमाग यूज़ करोगे तो आगे भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इम्पॉसिबल। इन्होंने क्या बोला, आपके पास क्या था, एक जिराफ था। क्या था, जिराफ। तो पहले के टाइम पे जिराफ की गर्दन क्या थी, छोटी। इनकी लॉजिक सुनना। फिर उसको क्या खाना होता था, ट्री खाना होता था, ठीक है, ट्री। अब वो ट्री कैसे खाता था, अपनी गर्दन को ऊपर उठा उठा के फिर धीरे धीरे तो उसकी नेक की मसल थोड़ी बेटा बड़ी होने लगी, तो उसके पास बेटा लंबी गर्दन आ गई। कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, जो इवोल्यूशन हो रहा है ना अपने पास बाय द यूज़ या फिर डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन, तभी अपने पास इवोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल दिया जिराफ का। बेटा वो ट्राई करता रहता था कि वो लीव्स को खा सके बड़े बड़े ट्रीज के थ्रू, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडॉप्ट किया, बार बार अपनी नेक को इलोंगेट किया, बड़ा किया। तो अपने पास जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टर बेटा पास होते गए। लेकिन बेटा इस चीज़ को किसी ने भी यूज़ नहीं किया। अगर मैं बोलूँ मैं अपना हाथ बढ़ाना चाह रही हूँ, सिर्फ एक हाथ बढ़ाना चाह रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, इम्पॉसिबल। तो इस थ्योरी को बेटा किसी ने भी वैल्यू नहीं दी। इसके बाद अपने पास एनसीईआरटी खुद क्वेश्चन करती है कि उनको भी नहीं पता कि इवोल्यूशन वो एक प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का रिजल्ट है। मतलब जब बेटा मैं कुछ ना कोई स्टोरी समझा रही हूँ, है ना, जैसे कि वर्ल्ड की, तो इसका मतलब इवोल्यूशन एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब हम लाइफ की स्टोरी की बात करते हैं कि किस तरीके से लाइफ आई है अर्थ पे, तो हम क्या बोलते हैं, भाई नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, उसकी वजह से अपने पास क्या आई है, लाइफ आई है, ठीक है। तो एक तरीके से अब भी हम लोग बेटा क्लियर नहीं है कि इवोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का एंड रिजल्ट है, राइट। इसके बाद अपने पास आते थॉमस मैल्थस, साइंटिस्ट थे। यही वो थॉमस मैल्थस है बेटा जिसकी बातों को सुन के हमारे डार्विन साहब इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है। तो क्या कहता था, नेचुरल सिलेक्शन क्या था अपने पास कि भाई ऑब्जर्वेशन इसकी जो क्या होती है, फैक्चुअल होती है। मतलब हम सब जानते हैं जो रिसोर्स है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। कभी कभी बेटा पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, सीजनल फ्लक्चुएशन आ गई, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, पॉपुलेशन का साइज क्या होता है, स्टेबल, लेकिन बीच में कभी कभी बेटा दिक्कतें आ जाती है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज क्या हो सकता है, घट सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि बेटा हम सब जानते हैं कोई भी दो बेटा लोग हैं वो बेटा बिल्कुल भी एक जैसे सिमिलर तो नहीं, एक जैसे बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, लेकिन वो सिमिलर होंगे। इसके पास भी सिर है, इसके पास भी सिर है, इसके पास भी आँख है, इसके पास भी आँख है, इसके पास भी पैर है, इसके पास भी पैर है, राइट। तो अपने पास क्या होंगे, वो लोग सिमिलर होंगे लेकिन बिल्कुल फोटोकॉपी तो नहीं हो सकते। तो बेटा जितनी भी जो चेंजेस हैं, जितनी भी जो वेरिएशन है वो पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में इनहेरिट होते रहते हैं, राइट। तो अपने पास क्या होगा, जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली जब अगर आप लोग उसको क्या दोगे, रिसोर्सेज खूब सारे दोगे। लेकिन बेटा सच्चाई में आ जाओ, हम सब जानते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हमें एक ही पोस्ट के लिए कई सारे बेटा लोग लड़ते भी तो हैं, कंपटीशन भी तो काफ़ी होता है ना कि सरकारी नौकरी के लिए, यानी अपने पास क्या रिसोर्सेज के लिए बेटा कंपटीशन हम लोग करते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं, ठीक है। तो बेटा इससे क्या उन्होंने एक चीज़ कंक्लूजन क्या निकाला कि हमारे पास जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होती हैं, मतलब कि वो चेंजेस होते हेरिटेबल होगी, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगी, ठीक है। और जो भी उन रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करेगा ना, लाइक अगर तुम पढ़ाई का अच्छे से यूज़ करोगे तो अच्छे से बेटा आप लोग कमाओगे, अपने घर वालों को खुशियाँ दोगे, राइट। तो जो भी अच्छे से रिसोर्स को यूज़ करेगा वो बेटर बेटा अपने आप को ढाल पाएगा एनवायरनमेंट में, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएगा और अच्छे से बेटा अपने जैसे बच्चों को, प्रोजेनी को आगे छोड़ पाएगा, राइट। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये क्या कहता है बेटा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, सुनो। अपने पास बेटा मेंडल जी थे, साइंटिस्ट जॉर्ज मेंडल। उन्होंने क्या बोला था कि भाई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका फिनोटाइप चेंज होता है। फिनोटाइप मतलब आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है। ये बात बेटा पहले की गई थी, अब पता नहीं डार्विन ने चीज़ें, डार्विन को पता थी ऑलरेडी, या तो डार्विन ने इग्नोर किया इन चीज़ों को या फिर बेटा उसने चुप्पी साधी है, वो बोला ही नहीं, ठीक है। फिर बेटा अपने पास आए हमारे पास 20th सेंचुरी में ह्यूगो डे व्रीज, एक नई साइंटिस्ट। उन्होंने बेटा मेंडल जो अपना मेंडल था ना उसकी बातों को थोड़ा गौर किया,
ठीक है। उन्होंने बेटा इवनिंग प्राइमर उसमें बेटा वो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने देखा भाई म्यूटेशन हो गई अचानक से, यानी इवनिंग प्राइमर उसमें वो लोग काम कर रहे थे, अचानक से पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा चेंज आ गया ना जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। जब बेटा अचानक से किसी भी पॉपुलेशन में कोई चेंज आ जाए उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। एग्जाम्पल बेटा आपकी ना पूरे फैमिली में सब लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, है ना, भाई बहन वगैरह वगैरह सब, आप हो गए बेटा निगम में, तो वो क्या होगा, अचानक से बेटा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, म्यूटेशन आप लोगों के पास आ गई। ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या बोला, डिवरीज कह देते भाई म्यूटेशन ही है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन डार्विन क्या कहता था, भाई धीरे 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 वेरिएशन आएंगी और फिर जाके इवोल्यूशन होगा। लेकिन इसने क्या कहा, अचानक से होगा, है ना। तो म्यूटेशन क्या थी, रैंडम, कभी भी हो सकती है, डायरेक्शनलेस है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आगे आगे जाएंगे तो ही हो सकता है बेटा दिक्कत पीछे भी आ जाए, बिना डायरेक्शन के डायरेक्शनलेस होगा। डार्विन क्या कहता है कि भाई वेरिएशन बहुत कम आएंगी हैं, डायरेक्शन में होंगी, मतलब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारा बच्चा भी पढ़ा लिखा होगा, वो बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसके बच्चे भी, इम्पॉसिबल बेटा, नहीं होता ऐसा, सबकी बेटा अलग कैपेसिटी होती है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे बेटा दोनों साइंटिस्ट के बीच में बेटा जंग छिड़ गई थी। ठीक है, तो डार्विन के लिए जो इवोल्यूशन था वो कहता है ग्रेजुअल, धीरे धीरे होगा। डिवरीज क्या कहता था, म्यूटेशन होगी फिर स्पीशीज में चेंज आएगा, इसी को बोलते हैं स्पेसिएशन, न्यू तरीके की स्पीशीज बनेंगी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सॉल्टेशन। क्या बोलेंगे, सॉल्टेशन, यानी एक ही स्टेप में इतनी ज़्यादा बेटा म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन। राइट, आ गया बेटा। अब है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। बेटा ये प्रिंसिपल अपने आप को क्या कहता है ना, मैथ्स ने यहाँ पे डाल दी है। ये क्या कहते हैं, अपने पास मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की, यानी अपने पास जीन है, जीन पे अलील बैठा होगा, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है किसी भी जनरेशन में जाने की। एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स पे 100 गए होंगे, आप पे 100 आएंगे, आपके बच्चों पे भी 100 जाएंगे, आगे भी 100। अगर बेटा इनमें 100 में से -1 या +1, मतलब इनमें अगर चेंज आ गया तो समझ जाओ इवोल्यूशन होगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो सुनो अपना ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पॉपुलेशन में अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी, स्टेबल, कांस्टेंट रहेगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर इस पर 10 जा रहे हैं तो आगे वाली पे भी 10, आगे वाली पे भी 10, उस पे भी 10, उस पे भी 10। अगर गलती से बेटा इसमें दिक्कत आ गई ना, यानी अगर जीन पूल मतलब सारे के सारे यहाँ पे जीन बैठे हैं और इनमें अगर बेटा थोड़ा सा भी चेंजेस आ गया ना, इस जनरेशन में तो 50 है, अगले में 40 आ गए, तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेटा जब अपने पास जो जीन पूल है वो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, अगर मैं बेटा टोटल निकालूँ, मानो 100% अपने पास जीन है, तो बेटा मैं टोटल निकालती हूँ ना पूरी फ्रीक्वेंसी का, तो बोलते हैं 1। ठीक है, तो अब अपने पास मान लो एक है, अपने पास एक है इंडिविजुअल जिसके पास P है, इसके एक के पास Q है। ठीक है, अब जो P वाले का जो जीन है उसके पास जो अलील बैठा वो कैपिटल A, इसके पास है स्मॉल a। अब बेटा अपने पास A² + B² + 2AB का फॉर्मूला लगा दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो सुनो ये क्या होगा, P² + Q², इनका मल्टीप्लाई 2PQ = 1। अब ये अगर 1 नहीं आया ना और कुछ और आया तो समझो अपने पास क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अपने पास क्या है, P और Q। ठीक है, P वाले के पास अलील कौन है, A, Q वाले के पास स्मॉल a, तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ P के लिए P², दूसरे के लिए Q² और उनका मल्टीपल क्या होगा, 2PQ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अगर गलती से भी बेटा इसकी वैल्यू इधर उधर थोड़ी सी भी अगर चेंज हुई ना, इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। अब देखो जैसे 3 ग्राफ दिए हैं, ये देखो, अब सुनो, फर्स्ट नंबर है बेटा स्टेबल वाला। यहाँ पे क्या होगा, जब बेटा आपके पास मीन वैल्यू बढ़ती जाए एक ही डायरेक्शन में, बेटा एक तरीके से आप लोग क्या कर रहे हो, मीन वैल्यू काफ़ी सारे लोग एक्वायर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। देखो ना तो ये ग्राफ इधर भाग रहा, ना ये पॉपुलेशन इधर जा रही, एक स्टेबल है ना ऊपर की तरफ, ये होगा स्टेबलाइजेशन। जब बेटा अब मान लो आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका मन कर गया कहीं और जाने का, अब आप ही को देख के और बच्चे आए जा रहे, तो ये स्कूल तो खाली हो गया, ये स्कूल भर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ये क्या होता है, डायरेक्शनल ग्राफ होगा। ठीक है, दूसरा, अब बेटा इधर भी 50 बच्चे इस स्कूल में, इधर भी 50 बच्चे, बीच में बेटा कुछ भी नहीं, बीच वाली गली खाली, तो यानी कि जब इधर भी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई, इधर भी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं डिसरप्टिव, डिसरप्शन आ गई बेटा, रुकावटें आ गई हैं। ठीक है, तो सुनो क्वेश्चन बताए, अपने पास हार्डी-वीवर प्रिंसिपल
में अगर दिक्कत आती है, अगर इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, 5 फैक्टर हैं। नंबर 1 जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अब सुनो माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब यहाँ से कहीं और पे चले जाना। आप बच्चे हो, इसी स्कूल से आप दूसरे स्कूल में चले गए, इसको बोलेंगे जीन माइग्रेशन। जीन कौन हो? आप खुद ही हो। ठीक है, जीन का माइग्रेशन हो गया। अब एक तरीके से आप इस स्कूल को छोड़ के दूसरे में गए ना, तो यहाँ पे तो पॉपुलेशन प्लस हुई, आप इधर चले गए, इधर पॉपुलेशन क्या हुई? माइनस। ठीक है, अब आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होगा? जब बेटा ये एक स्कूल का बच्चा आपको देख के आप ही के स्कूल में वापस आ गया, यानी आप तो ऑलरेडी जा चुके थे, आपको देख के और आपके दोस्त आते जा रहे हैं, फ्लो हो गया ना, आपके चक्कर में और बच्चों का, स्टूडेंट का फ्लो हो गया दूसरे स्कूल में, इसको बोलेंगे जीन फ्लो, है ना। जब मल्टीपल टाइम्स एक ही जीन माइग्रेशन काफ़ी बार हो जाए, उसको बोलेंगे जीन फ्लो। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा दिक्कत आ गई, जब गलती से बेटा मिस्टेक हो गई आपके पास, है ना, जब क्या हुआ, बाई चांस हो जाए बेटा ये जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो बेटा कभी कभी क्या होता है ना, अब देखो इस स्कूल से आप लोग इतने सारे बच्चे यहाँ पे चले गए, तो आपने एक तरीके से क्या कर डोमिनेट कर दिया ना, वहाँ आप इतने 10 बच्चे चले गए, वहाँ पे तो पुराने 5 एग्जाम्पल मानो। ठीक है, उस क्लास में तो आप लोगों ने क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया। तो बेटा कभी कभी क्या होता है ना, ड्रिफ्टेड जो पॉपुलेशन है जो इस स्कूल से दूसरी जगह पे गई है, यानी यहाँ के जो जीन थे जो दूसरी जगह पे गए हैं, कभी कभी बेटा वो वहाँ के फाउंडर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फाउंडर। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, यानी जो स्पीशीज़ है वो एक नई स्पीशीज़ बन के उभरी है, उसको बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, फिर बेटा एक्सपेरिमेंट हमें दिखाते हैं कि म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन की वजह से काफ़ी सारे फिनोटाइप में चेंजेस आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पेशिएशन, न्यू अलग अलग तरीके की आपके पास क्या बनेंगी, स्पीशीज़ बनेंगी। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों ने अभी से पढ़ रखा है। नेचुरल सिलेक्शन क्या था कि जिसके पास रिसोर्सेज मिलेंगे अच्छे से वो क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, है ना, सर्वाइव कर पाएगा, तो अपने बच्चों को आगे और ज़्यादा बच्चों को छोड़ पाएगा। ठीक है, अब सुनो दूसरा क्या था अपने पास, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन या फिर वेरिएशन कब आती है, जब बेटा रिप्रोडक्शन होगा, जब आप लोग रिकम्बाइन करोगे गैमेटोजेनेसिस में, जब स्पर्म वो मिलेंगे तो आपके पास क्या आ सकती है, म्यूटेशन या फिर वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अब है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। 3 तरीके के जो ग्राफ थे, एक स्टेबलाइजेशन, सारे स्टेबल हो रहे हैं, डायरेक्शनल, एक ही जगह पे सारे लोग भागते जा रहे हैं, डिसरप्शन, जब पेरीफेरी पे इधर भी आ गए और पेरीफेरी पे इधर भी आ गए, बीच में बेटा कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं डिसरप्टिव। क्लियर? आ गया हो। अब बेटा आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं लाइफ किस किस तरीके से कैसे बेटा अपने पास अर्थ पे आई है। तो सुनो, 2000 मिलियन ईयर अगो अपने पास पहली सेलुलर फॉर्म आई। ठीक है, अब हम नहीं जानते किस तरीके से जो जिएंट मॉलिक्यूल था नॉन सेलुलर, वो किस तरीके से बेटा मेम्ब्रेन के अंदर इवॉल्व हुआ, हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि किसी ना किसी के पास क्या रही होगी, एबिलिटी रही होगी, जो कि बेटा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है, जहाँ पे पानी को बेटा हम लोग तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, फिर वो पानी कहाँ यूज़ होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में यूज़ होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने पास क्या हुई, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, फिर बेटा अपने पास क्या है, जैसे 500 मिलियन ईयर अगो क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स आए, फिर धीरे धीरे क्या आएंगे, इन्वर्टिब्रेट्स के बाद बेटा फिशेज आएंगे, जॉलेस फिश। ठीक है, सीवीड्स आए, कुछ थोड़े प्लांट्स आए, है ना, और ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कौन आए थे इस अर्थ पे, प्लांट ही आए थे। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन है जो कि अर्थ पे आए, प्लांट्स आए थे। फिर बेटा धीरे धीरे बेटा अपने पास क्या है, लैंड पे बेटा पहले एनिमल्स रहा करते थे, अब बेटा क्या रहने लगे, प्लांट वगैरह हमारे पास रहने लगे। अपने पास क्या हो गया, एनिमल्स बेटा इन्वेड कर गए पूरे लैंड को। अब धीरे धीरे क्या वो फिशेज आई, उनके पास स्टाउट था, स्ट्रॉन्ग फिन्स थी, ताकि वो पानी में भी जा सके और लैंड पे भी रह सके। ठीक है, तो अच्छे से सिस्टम दिया भगवान ने उन्हें। फिर धीरे धीरे हमने क्या देखा, 350 मिलियन ईयर अगो अपने पास एक फिश मिली साउथ अफ्रीका में, नाम था सिलीसेंथ। क्या नाम था, सिलीसेंथ। इसको बेटा पकड़ा गया था 1938 में, जबकि हम लोगों ने बेटा इसे विलुप्त मान लिया था, एक्सटिंक्ट मान लिया था। तो बेटा ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं लोबीफिन्स। लोबीफिन्स मतलब जो पानी में भी रह सकते हैं और जो ज़मीन में भी रह सकते हैं, यानी कि एम्फीबियंस। तो फर्स्ट एम्फीबियंस जो कि कौन थे, जो पानी में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। आज हमारे पास बेटा ऐसे कोई भी इनके पास स्पेशल में अपने पास नहीं बचा है। ठीक है, हाँ, लेकिन
अपने पास इनके बच्चे ज़रूर बचे हैं, मतलब फ्रॉक्स हैं, सैलेमेंडर है, बड़ी बड़ी छिपकली फ्रॉक्स, इनके पूर्वज बेटा पहले थे। अब बेटा अपने पास इनमें से कोई भी स्पीशीज़ अपने पास नहीं बची है। फिर बेटा धीरे धीरे एम्फीबियंस क्या बने, रेप्टाइल्स, रेंगे रेंगे चलने लगे। ठीक है, फिर क्या हुआ अपने पास, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, उनके पास शेल्स थी, थिक शेल्ड एग, ताकि वो अपने बच्चों को रख सके अपने बॉडी के पास, और जो सूरज की गर्मी उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके एग को। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने पास क्या है, टर्टल्स, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल्स, ये सब है। ठीक है, तो एक तरीके से बेटा इस टाइम फिर रेप्टाइल्स ने बेटा पूरे अर्थ को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया। ठीक है, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, प्लांट्स हमारे धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, है ना, कोल वगैरह डिपॉजिट हो गया था। ठीक है, फिर कुछ रेप्टाइल्स से बेटा पानी में वापस चले गए। ठीक है, एग्जाम्पल है इक्तिथॉरस। ठीक है, क्या नाम है, इक्तिथॉरस। और कुछ रेप्टाइल्स है जैसे कि डायनासोर, उसमें सबसे बड़ा नाम क्या आता है, टायरानोसोरस रेक्स। ये बेटा 20 फीट इसकी हाइट थी, इतने भयंकर बेटा इसके दांत थे, पता नहीं कब कब में बेटा खत्म हो गया। कब हुआ, अबाउट 65 मिलियन ईयर अगो। कुछ ना कुछ बेटा बोला गया कि भाई आग के गोले से कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंजेस हुए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी स्पीशीज बेटा अब है ही नहीं दुनिया में। राइट, फिर क्या है, अब बेटा आ जाओ इंसानों की बेटा शुरुआत करते। तो सुनो, सबसे पहले क्या है, इनवर्टेब्रेट्स आए। ठीक है, इन्वर्टेब्रेट्स के बाद बेटा क्या आई, फिशेस वगैरह आई, यानी कि पानी में बेटा जिंदगी आई पानी से। ठीक है, पानी के बाद बेटा क्या है अपने पास, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी जा सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस के बाद क्या है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी रेंग रेंग के कहाँ पे चलेंगे, धरती पे। रेप्टाइल्स के बाद बेटा आगे आने वाले अपने पास लैंड के एनिमल्स यानी कि मैमल्स। राइट, तो सुनो, मैमल्स पहले के कैसे थे, शुरू की तरह दिखते थे। ठीक है, स्मॉल साइज था बेटा इनका, बीवी पैरस थे, है ना। मम्मियाँ बेटा अपने बच्चों की, अनबॉर्न बच्चों की केयर करती थी अपनी बॉडी के अंदर, है ना, यूट्रस में। मैमल्स बेटा बहुत इंटेलिजेंट थे, अच्छे से इनके सेंसिंग पावर काम करता था। इनका जो इनको पता चल जाता है कि भाई खतरा आने वाला है तो अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, फिर जैसे बेटा रेप्टाइल्स खत्म हो गए ना, तो मैमल्स यानी जितने भी जो मैमल्स थे उन्होंने बेटा पूरे के पूरे अर्थ को क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया। ठीक है, तो ये कैसे दिखते थे बेटा, अपने पास हॉर्स की तरह, हिप्पोपोटामस की तरह, बियर की तरह, रैबिट की तरह दिखते थे। फिर बेटा एक टाइम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, उसमें क्या हुआ, साउथ अमेरिका वाले लोगों ने नॉर्थ अमेरिका वालों को जोड़ लिया। ठीक है, साउथ अमेरिका के जो मैमल्स थे ना, वो नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स के साथ बेटा मिल गए। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा, इन साउथ अमेरिका वाले लोगों को नॉर्थ अमेरिका वाले एनिमल्स ने क्या कर लिया, डोमिनेट कर लिया, ख़त्म कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये वाले बेटा लोग अच्छे से बेटा अपने आप को सर्वाइव कर पाए, क्योंकि कंपटीशन तो था ही नहीं। जब तुमने दूसरों को ही मारे तो कंपटीशन कौन रहेगा, राइट, राजा ही जिएगा बेटा। आगे आओ, फिर बेटा क्या हुआ, मैमल्स जो थे ना वो पानी में रहा करते थे, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन, सील, सी काउ, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मैन की। वैसे हॉर्स का भी होता है, एलिफेंट का भी होता है, डॉग का भी होता है, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैन के बारे में बात करने वाले कि किस तरीके से बेटा मैन अपने पास उसका एवोल्यूशन हुआ है। राइट, तो बेटा 15 मिलियन ईयर अगो अपने पास प्राइमेट्स आए, ड्रायोपिथेकस, फिर आए रामापिथेकस। नाम समझ आ रहा है, ड्रायो मतलब ड्राई स्किन रही होगी। ठीक है, यानी हेयरी थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे, चिंपैंजी की तरह बेटा लोग दिखते थे। लेकिन रामापिथेकस नाम है बेटा जी, राम यानी कि इंसानों वाले नाम है, यानी कि बेटा इंसानों की तरह दिखा करते थे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस कैसे थे, ड्राई गोरिल्ला की तरह थे, यानी बंदर की तरह दिखते थे, एप लाइक। ठीक है, इनके बेटा कुछ फॉसिल्स भी मिले अपने पास, इथियोपिया में, टेंजेनिया में। ठीक है, इनके बेटा कुछ होमिनिड फीचर थे, ह्यूमन जैसे फीचर दिखने लगे थे। ठीक है, कहाँ पे बेटा इनको देखा था, ईस्टर्न अफ्रीका में बेटा देखा था। कितनी हाइट हुआ करती थी, 4 फीट, लेकिन बेटा चलते सीधे थे। ठीक है, कैसे चलते थे, सीधे दिखते थे। इसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलिया में आए। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने क्या देखा, ये ईस्ट अफ्रीका में बेटा वहाँ पे लोग रह रहे थे। इनके पास बेटा क्या क्या इंस्ट्रूमेंट थे, ये बेटा शिकार किया करते थे। ठीक है, खाते क्या थे, वेजिटेरियन थे, फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, तो ये बेटा पहले थे ऐसे जो कि ह्यूमन की तरह दिखे करते थे, इनको बोलते थे होमो हैबिलिस। ठीक है, इनकी जो बेटा ब्रेन कैपेसिटी तो काफ़ी अच्छी थी, 650 to 800 cc। ये बेटा मीट नहीं खाते थे। इनके फॉसिल्स कहाँ मिले, जावा के अंदर 1891 में। फिर है बेटा होमो इरेक्टस। ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर अगो अभी पहले आए हैं। होमो इरेक्टस के पास बेटा ब्रेन और ज़्यादा कैपेसिटी थी, 900 cc का बेटा इनके पास क्या था, ब्रेन था। ठीक है, ये क्या खाते थे बेटा, मीट खाया करते थे। फिर आए बेटा नीदरलैंड मैन, इनके बेटा ब्रेन साइज और बढ़ गया, 1400 cc हो गया। ठीक है, कहाँ रहते थे,
नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ये बेटा ये इनमें बुद्धि बहुत थी, ये बेटा अपने ना बॉडी को पूरा कवर करके रखते थे कपड़ों से, है ना, चाहे किसी भी चीज़ से, फिर अपने ही लोगों को जला भी देते थे, बरीड भी कर दिया करते थे। ठीक है, कैसे उनको अंतिम संस्कार करना है ये सब इनको नॉलेज थी। ठीक है, फिर बेटा अपने पास क्या है, होमोसैपियंस, जो कि फिलहाल हम ही हैं, है ना। तो होमोसैपियंस बेटा अफ्रीका में पहले आए थे, फिर धीरे धीरे और कॉन्टिनेंट्स में बेटा फैल गए अलग अलग जगह पे, जो कि आज हम खुद लोग प्रेजेंट अपने पास हैं। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, हमें बेटा इनके प्रूफ भी मिलते हैं, जैसे कि भिम्बेटका रॉक है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लोगों ने वहाँ के जो होमोसैपियंस पहले आए थे उन्होंने कई सारी वहाँ पे पेंटिंग कर रखी है, केव आर्ट कर रखी है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने पास बेटा एग्रीकल्चर आ गया 10,000 ईयर बैक, फिर ह्यूमन ने बेटा सेटलमेंट अपना करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे, ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर बीच में आए नीदरलैंड मैन, फिर कौन आए, होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस ही वो हैं जो कि फिलहाल अभी अपने पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बेटा जिसको भी समझ में आया उस चैप्टर को प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और खूब सारा बेटा प्यार दो। ठीक है।